औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हम दोबारा से NFPA 51B जो कि स्टैंडर्ड फॉर फायर प्रिवेंशन ड्यूरिंग वेल्डिंग, कटिंग एंड अदर हॉट वर्क है, इसके पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की थी वो हमने इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात की थी, फिर हमने मैनेजमेंट का रोल किया था ड्यूरिंग हॉट वर्क, परमिट ऑथराइजिंग इंडिविजुअल के बारे में हमने बात की थी, हॉट वर्क ऑपरेटर के बारे में बात की थी, फायर वॉच के बारे में बात की थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये चैप्टर 5 है, फायर प्रिवेंशन प्रिकॉशंस कि हमने कौन कौन सी फायर प्रिवेंशन की प्रिकॉशंस हमने लेनी है। सबसे पहली चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के क्लोथिंग जो है वो शैल बी सिलेक्टेड टू मिनिमाइज दी पोटेंशियल फॉर इग्निशन, बर्निंग, ट्रैपिंग हॉट स्पार्क्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक। हमने उसी तरह का इक्विपमेंट यूज़ करना है जो मिनिमाइज़ कर सके इस तरह की कंडीशंस को, इग्निशन सोर्सेज को, जो कि इस वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग की एक्टिविटी में हो सकती हैं। इसी तरह से जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो हम उनको NFPA 10 के हिसाब से वहाँ पे एरिया में प्लेस करेंगे। परमिसिबल एरिया जनरली हॉट वर्क शैल बी परमिटेड ओनली इन एरिया दैट आर हैविंग बीन मेड फायर सेफ। हमें हॉट वर्क नॉर्मली हमें उन्हीं एरियाज़ में करना चाहिए जो डेजिग्नेट होते हैं और वो फायर सेफ होते हैं। इसी तरह से डेजिग्नेटेड एरिया की हम बात कर चुके और परमिट रिक्वायर्ड एरिया की हम बात कर चुके हैं। नॉन परमिसिबल एरिया हॉट वर्क शैल नॉट बी परमिटेड इन द फॉलोइंग। अब ये कहते हैं कि हॉट वर्क इन फॉलोइंग एरियाज़ में नहीं होना चाहिए। पहला है कि इन एरियाज़ नॉट ऑथोराइज बाय मैनेजमेंट, जो एरिया मैनेजमेंट ने ऑथोराइज नहीं किया है वहाँ पे हॉट वर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इन बिल्डिंग्स वेयर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आर इम्पेयर्ड अनलेस एडिशन प्रिकॉशंस आर टेकिंग बाय एज डिटरमाइंड बाय द PAI और AHJ। अब इसी तरह से उन बिल्डिंग्स में जहाँ फायर प्रिवेंशन सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो इम्पेयर्ड है, यानी कि उसको आइसोलेट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। या अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन यही है कि या तो आपने प्रिकॉशंस ले लिए हैं या कि यानी कि वहाँ पे कोई आपने बैकअप इक्विपमेंट प्लेस कर दिए हैं, या फिर अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन उसने आपको अलाउ कर दिया है, या ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के बाद परमिट ऑथराइजिंग इंडिविजुअल जो है उसने तमाम एरिया को चेक किया है और सारी सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद आपको परमिट दिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, in the presence of uncleared or improperly prepared equipment, drums, tanks or other containers that have previously contained material that could develop explosive atmosphere। और ये भी कह रहा है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे भी आपको हॉट वर्क नहीं करना है, या फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ अनक्लियर्ड और इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड इक्विपमेंट, जो प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं इस एरिया में है, या फिर ड्रम, टैंक्स या अदर कंटेनर्स हैं जिनके अंदर पहले फ्लेमेबल मटेरियल वगैरह यूज़ किया जा चुका था और उसकी वजह से वो एरिया जो है कहना चाहिए एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहाँ पे भी हमने हॉट वर्क नहीं करना। इसी तरह से उन एरियाज़ में वेयर विद पोटेंशियल फायर और फ्लैश फायर हैज़र्ड एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंबस्टिबल पार्टिकुलेट सॉलिड, यानी कि वहाँ पे डस्ट मौजूद है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे पोटेंशियल फायर और फ्लैश फायर के हैज़र्ड्स मौजूद हैं, यानी कि कंबस्टिबल पार्टिकुलेट डस्ट वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे भी हमने वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग यानी हॉट वर्क की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हॉट वर्क परमिट का है कि वेयर कंबस्टिबल मटेरियल्स जैसे कि पेपर क्लिपिंग्स हैं, वुड शेविंग्स हैं, या फिर टेक्सटाइल फाइबर जो कि फ्लोर पे है, तो वो तमाम एरिया जो है हमने 11 मीटर तक का एरिया क्लियर करना है, जो कि तकरीबन 35 फीट बनता है। इसी तरह से कंबस्टिबल जो हैं उनको हमने रीलोकेट करना है एटलीस्ट 35 फीट अवे इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दी हॉट वर्क एरिया। अगर मैं यहाँ हॉट वर्क कर रहा हूँ तो 11 मीटर का एरिया यानी 35 फीट का एरिया जो है वो पूरा का पूरा एरिया क्लीन हो जाना चाहिए, वहाँ पे कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फुली चार्ज एंड ऑपरेबल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए इमीडिएटली उस वर्क एरिया में। और अगर हमें होज लाइन्स की ज़रूरत है तो उस वर्क एरिया में तो वो भी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए और वो कनेक्ट होनी चाहिए, रेडी फॉर सर्विस होनी चाहिए, लेकिन उनको अनरोल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फायर वॉच जो है वो हमने मेंटेन करना है 1 घंटे तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी हॉट वर्क, कि जब हॉट वर्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी 1 घंटे तक हमने फायर वर्क वहाँ पे रखना है, ताकि हमें इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि इस हॉट वर्क के नतीजे में कोई भी स्मोल्डरिंग फायर एग्जिस्ट नहीं कर रही है या कोई भी आग दोबारा से नहीं लग सकती। तो 1 घंटे का टाइम आपने याद रखना है। अच्छा, ये 5.6 कहता है कि फायर वॉच एंड फायर मॉनिटरिंग, कि अ फायर वॉच शैल बी रिक्वायर्ड बाय द PAI व्हेन हॉट वर्क इज परफॉर्म इन अ लोकेशन वेयर अदर देन अ माइनर फायर माइट डेवलप और वेयर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। कि फायर वॉच की हमें ज़रूरत है, जैसे कि PAI परमिट ऑथराइजिंग इंडिविजुअल की तरफ से रिकमेंडेशन है
कि या फिर इनके अलावा कुछ कंडीशन है कि कहाँ कहाँ हमें फायर वॉच की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि कमर्शियल मटेरियल इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंटेंट क्लोजर देन 35 फीट टू दी हॉट वर्क ऑपरेशन, कि या तो जिस एरिया में हॉट वर्क हम कर रहे हैं वहाँ पे कमर्शियल मटेरियल मौजूद है, उस जो बिल्डिंग है वही कमर्शियल मटेरियल से बनी हुई है, या फिर जो कंटेंट है कमर्शियल मटेरियल के वो 35 फीट के एरिया से के अंदर मौजूद हैं। और कमर्शियल मटेरियल जो है मोर देन 35 फीट अवे फ्रॉम द हॉट वर्क ऑपरेशन बट इजीली इग्नाइट बाय स्पार्क्स। अब कमर्शियल मटेरियल जो है वो 35 फीट अवे तो है, लेकिन जब भी उसके स्पार्क्स अगर उस इतने दूर एरिया में जाते हैं तो वो इजीली इग्नाइट हो सकता है, तो इस सूरत में भी फायर वॉच की हमें ज़रूरत है। इसी तरह से वॉल और फ्लोर के ऊपर कोई ओपनिंग है 35 फीट के रेडियस में और उसकी वजह से कम्बस्टिबल मटेरियल जो है वो एक्सपोज हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी हमें ज़रूरत है फायर वॉच की। Combustible material adjacent to the opposite side of portions, wall, ceiling और roof and likely to be ignited। अब जिस जगह फायर वॉच हो रहा है, जो हॉट वर्क हो रहा है, उसके ऑपोजिट अगर कोई बिल्डिंग है, पोर्शन है, वॉल, सीलिंग है, रूफ है और वहाँ पे भी अगर कोई मटेरियल है या वो सारा मटेरियल इग्नाइट हो सकता है, तो वहाँ पे भी फायर वॉच की ज़रूरत है। जो ड्यूरेशन है फायर वॉच का वो कहना चाहिए बढ़ भी सकता है। परमिट ऑथराइजिंग इंडिविजुअल की अगर वो डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे फायर हैजर्ड है तो वो उसका जो ड्यूरेशन है 1 घंटे का उसको बढ़ा भी सकता है। मोर देन 1 फायर वॉच शैल बी रिक्वायर्ड इफ कम्बस्टिबल मटेरियल that could be ignited by the hot work operation cannot be directly observed by the initial fire watch। अब ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा फायर वॉच की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर कम्बस्टिबल मटेरियल जो है वो उस हॉट वर्क एरिया के अंदर जो मौजूद है वो इग्नाइट हो सकता है और कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द इनिशियल फायर वॉच, और जो इनिशियल फायर वॉच वहाँ पे था वो उसको अगर नहीं देख पा रहा है तो वहाँ पे एडिशनल फायर वॉच भी आ सकता है। इसी तरह से काम कंप्लीट होने के बाद इस्टेब्लिश फायर वॉच जो टाइम पीरियड है उसको मैक्सिमम 3 घंटे तक हम बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली हमने 1 घंटे का कहा था कि 1 घंटे तक फायर वॉच की ज़रूरत है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम 3 घंटे तक जो है हम उस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ PAI। हॉट टैपिंग और अदर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑन अ फ्लेमेबल गैस और यूटिलिटी liquid transmission or distribution utility pipelines shall be performed by a crew qualified to make hot taps। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हॉट टैपिंग हो रही है, कटिंग एंड वेल्डिंग है जो कि फ्लेमेबल गैस और लिक्विड ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी पाइपलाइंस पे है, तो वो उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं इस काम के लिए। और जो सिलेंडर्स हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर्स यूज़ एंड स्टोरेज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद NFPA 55। जो सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी स्टोरेज वगैरह जो है एज़ पर NFPA 55 होगी। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है बिटवीन हॉट वर्क बाय प्रोडक्ट टेम्परेचर और मटेरियल इग्निशन टेम्परेचर, यानी जब भी हॉट वर्क होता है तो उसमें से कितना टेम्परेचर रिलीज़ होता है और जो मटेरियल है नॉर्मल कम्बस्टिबल मटेरियल होते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल आर्क की बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रिकल आर्क परफॉर्म किया जाता है ये जॉब, तो 5732 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है मिनिमम वहाँ से निकलता है और मैक्सिमम जो है वो 11730 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें होता है। इसी तरह से जो आर्क वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं और लोकेशन पे जो टेम्परेचर होगा उसका वो 3510 डिग्री सेल्सियस है, और तकरीबन उस लोकेशन से जहाँ पे ये आर्क वेल्डिंग हो रही है वहाँ से 1.5 फीट अगर आप दूर चले जाएँ तो 2704 डिग्री सेल्सियस है, और अगर वहाँ से आप 16 फीट अगर आप दूर चले जाते हैं तो वो तकरीबन 2204 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह से जो वेल्डिंग स्पैटर्स हैं वो नियर वेल्डिंग रॉड के जो है उसका टेम्परेचर 1843 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जब वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं जो उसके स्पैटर्स गिर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर 1843 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह से जो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग होती है उसका जो टेम्परेचर है 2093 डिग्री सेल्सियस है। अब जो मटेरियल है अगर हम उसका देखें, जो वुड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड से 499 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत कम टेम्परेचर है। जबकि आप वेल्डिंग कटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और थाउजेंड्स में आ रहा है वो। इसी तरह से पॉलीयूथरीन फोम जो है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 549 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से एथेनॉल जो है वो तकरीबन 366 डिग्री सेल्सियस है। फिर गैसोलीन जो है उसका टेम्परेचर 299 डिग्री सेल्सियस या 349 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह से मोटर ऑयल जो है वो
232 डिग्री सेल्सियस है और इसी तरह से पैराफिन वैक्स जो है वो 243 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी तरह से ये इस वक्त जो आपके सामने एक फिगर नज़र आ रही है कि एक शख्स जो है वो किसी भी एक मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग की या फिर ग्राइंडिंग की एक्टिविटी कर रहा है और 35 फीट का एरिया दिखाया गया कि इस पूरे 35 फीट का एरिया जो है वो आइसोलेट है और उसी एरिया में कुछ कम्बस्टिबल मटेरियल भी है, तो उसको प्रॉपर्ली जो है शील्डिंग कर दी गई है उस एरिया की, और फायर वॉच वहाँ पे खड़ा है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेके, ताकि इस तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर आग लग जाती है तो वो फ़ौरन से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग को बुझा सकता है। और इस दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें हॉट वर्क जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है और वहाँ पे भी एक फायर वॉच खड़ा हुआ है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेके, और जिस जगह पे उसके स्पैटर्स गिर रहे हैं तो वहाँ नीचे वाले एरिया में भी तकरीबन पूरा 35 फीट के एरिया को कवर करते हुए एक फायर वॉच वहाँ पे भी खड़ा हुआ है एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेके, ताकि अगर उसके स्पैटर्स जैसे ही नीचे गिरते हैं और उनकी वजह से कोई आग लगने वाली कंडीशन होती है तो वो फ़ौरन से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेके इसको भी बुझाने की कोशिश करेगा। तो ये जनाब एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो NFPA 51B स्टैंडर्ड फॉर फायर प्रिवेंशन ड्यूरिंग वेल्डिंग, कटिंग एंड अदर हॉट वर्क वो क्या हैं वो आपको बताई जाएँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि जब भी वेल्डिंग, कटिंग या अदर हॉट वर्क की एक्टिविटी हो रही है तो अपने आप को, अपनी टीम को विजिलेंट रखें। जो प्रिकॉशंस NFPA 51B के हिसाब से बताए गए हैं उन प्रिकॉशंस को लीजिए और इंश्योर कीजिए कि जितना भी हॉट वर्क हो रहा है वो अच्छे तरीके पे सेफली हो, और अगर कहीं भी वो सेफली नहीं हो रहा है तो स्टॉप वर्क की अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, उस काम को वहीं पर रोक दें, ताकि हम सब अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करें और अपने प्लांट के एसेट्स को भी बचाएं। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।